देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सियासत जो है काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा चुनाव है वो 5 फेजेस में संपन्न करवाए जाएंगे, जिसमें से 2 फेजेस जो हैं वो जम्मू में हो चुके हैं। अब बाकी की जो 3 फेजेस है वो कश्मीर में होना बाकी है। इसी सब विषय पर बातचीत करने के लिए इस टाइम मेरे साथ मौजूद है इन सब पे बातचीत करने के लिए इस टाइम मेरे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट दीपक राणा। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये एज अ यूथ भी है, तो एज अ यूथ जो है ये सारे सिनेरियो को किस तरीके से देखते हैं, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखते हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे इस टाइम जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर में चल रहा है आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहले तो धन्यवाद आपका, आपने हमें बुलाया यहाँ पे। और जम्मू की इलेक्शंस तो हो चुकी हैं अभी, जम्मू के दोनों सीटों पे इलेक्शंस हो चुकी हैं। कश्मीर की 3 सीटों पे इलेक्शन बचती है अभी, जो जिसमें एक में तो इन्होंने पोस्टपोन कर दी इलेक्शन, जो 6th फेज़ में होगी। जम्मू की सीटों का जो रिज़ल्ट होगा वो बड़ा ही टाइट कंपटीशन होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहो कि बड़ी एक पार्टी एक मार्जिन से जीत रही है। कंपटीशन होगा और अच्छा कंपटीशन होगा, जीते जो भी, लेकिन बहुत अच्छा कंपटीशन है। कश्मीर में अभी का जो दौर चल रहा है, जो अनंतनाग वाली सीट है, वहाँ पे जो हमें लग रहा है, मेरी जो पर्सनल फीलिंग है, वहाँ पे महबूबा जी आगे चल रही हैं। और बाकी वाली सीटों पे भी जो काम कर रहे हैं उनमें एक में उमर अब्दुल्ला जी आगे चल रहे हैं और एक में उनका पारा जी आगे चल रहे हैं, जो मुझे लग रहा है अभी तक। दीपक, जैसे कि आपने कहा कि जम्मू में टफ कंपटीशन जो है होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टीज़ जो है जिनके बीच में ज़्यादा जो है टफ कंपटीशन जो है वो रहेगा? जम्मू की सीटों में तो कंपटीशन सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का ही है, दोनों सीटों पे। और ना कांग्रेस लड़ रही है बाकी सीटों पे, ना बीजेपी लड़ रही है। बीजेपी भी कहती है कि हम अपने किसी थर्ड जो समर्थक है समर्थन देंगे किसी को। कांग्रेस का भी सेम ही हिसाब है। तो वहाँ पे जो कंपटीशन होगा वो मोस्टली बिटवीन पीडीपी एंड एनसी होगा। बस एक सीट पे जो होगा वो पीडीपी वर्सेस सज्जाद लोन जी की जो पार्टी है उसके बीच में होगा। बाकी मोस्टली पीडीपी और एनसी के बीच में कंपटीशन रहेगा वहाँ पे। दीपक, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से इलेक्शंस को अभी डेफर किया गया है, पहले 7 मई को होने वाले थे, अब डेफर करके 25 मई को कर दिए गए, तो इससे जो है इलेक्शंस जो है उस पर फ़र्क पड़ेगा, जो वोटिंग है उस पर फ़र्क पड़ेगा? इसमें फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। पीडीपी जीत रही थी पहले, भी पीडीपी जीतेगी। बस ये बीजेपी ने एक चीज़ दिखाई है वहाँ पुंछ राजौरी के लोगों को कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने एक स्टेप लेके कैंडिडेट तो नहीं खड़ा किया लेकिन उन्होंने बता दिया कि हमने इलेक्शन पोस्टपोन कर दी। और उनका अच्छा स्टेप था कि अगर इलेक्शन पोस्टपोन हो जाती बिल्कुल अलग तरीके से, तो फिर से नॉमिनेशंस होते, फिर क्या पता बीजेपी भी बढ़ती। लेकिन अदरवाइज़ इसमें नॉमिनेशंस नहीं भरे जाएंगे, जो कैंडिडेट्स थे वही लड़ेंगे। इसमें अभी तक की जो हमें पता चल रहा है यूथ से, वो पीडीपी सबसे आगे चल रही है। अगर पहाड़ी कबीले की बात करें तो एक बड़ी लंबी डिमांड थी उनकी एसटी स्टेटस को लेकर। उसके बाद बीजेपी वालों ने एसटी स्टेटस जो है पहाड़ियों को दिया है, और पहाड़ी तबका यही कह रहा था कि हम इस चीज़ का कर्जा जो है बीजेपी को वोट देकर उतारेंगे। लेकिन बीजेपी ने जो है अपना उस वाली साइड से, राजौरी पुंछ अनंतनाग वाली लोकसभा सीट से कोई भी कैंडिडेट जो है अनाउंस नहीं किया है। डू यू थिंक कि जो बीजेपी है अभी भी पहाड़ियों का विश्वास जो है जीत नहीं पाई है, या क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा उन्होंने लॉन्ग टर्म सोच के किया जो भी किया। अभी पिछले कुछ दिनों से आप बयान सुन रहे होंगे, हमारे जो बीजेपी के बयान आ रहे हैं वो अगेंस्ट मुस्लिम्स आ रहे हैं, मोस्टली अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो उनका एक स्टैंड क्लियर है पूरे इंडिया में कि वी हैव टू बी अगेंस्ट देम। तो अगर वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ते तो उन्हें असेंबली में क्या पता नुकसान होता है इस चीज़ का, कि उस टाइम हमने मुसलमानों के खिलाफ बोला था तो उन्होंने वोट नहीं किया। और वो एक कहावत है कि व्हेन यू हैव कार्ड्स इन योर हैंड, तो उसमें एसेस हैं या क्यून्स हैं या किंग्स हैं, वो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक वो खुलेंगे नहीं। तो दे आर प्लेइंग ए ब्लाइंड गेम, जिसमें अभी तक उन्हें लगता है कि वो बड़ी हाइप में है और हम मुस्लिम्स के बारे में कुछ भी बोलेंगे इंडिया में जो हमें JNK में बाद में इफेक्ट नहीं करेगा। वैसा ही सब कुछ चल रहा है। इसीलिए बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा वहाँ पे। और अभी वो किसी की भी सपोर्ट करे, पहाड़ी बहुत समझदार कौम है एक, वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौम थे। वो जैसे भी वोट करेंगे वो बीजेपी को सोच के वोट नहीं करेंगे, दे विल वोट अकॉर्डिंग टू देयर वेलबींग, जो भी वो सोचेंगे। अगर राजौरी पुंछ अनंतनाग वाली सीट की बात करें तो अभी तक 2 ही कैंडिडेट थे जो आई थिंक ज़्यादा, मतलब जिनको हाइप मिल रहा था, जो अभी तक ज़्यादा एग्जिस्टेंस में दिख रहे थे और उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी। एक मियाल ताफ है जो कि NC के हैं, और मैडम महबूबा मुफ्ती जो कि PDP है। लेकिन अब जो तीसरे कैंडिडेट है ज़फ़र इकबाल मनहास साहब, जो कि अपनी पार्टी से है, उनको लेकर भी पहाड़ियों ने एक प्रेस वार्ता जो है 1-2 दिन पहले की थी और कहा था कि हमारा वोट जो है ज़फ़र इकबाल मनहास को जाएगा। व्हाट डू थिंक, क्या कुछ चल रहा है अभी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर मनहास साहब की जगह वहाँ से कोई और अपनी पार्टी का कैंडिडेट होता जो बिलोंग करता उन पहाड़ियों के बीच में, अभी मैंने कुछ लोगों से बात की थी आज भी, वो ज़फ़र इकबाल मनहास को जानते ही नहीं है।
तो लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते उनको, जितनी कम्युनिटी पहाड़ियों का 6 लाख वोट है, 6 लाख में से 70% उनको जानता ही नहीं है, 20-30% उनको जानता है, जो उनको क्या पता वोट कर दे। अगर वो या तो पहले अनाउंस हो जाते, पहले काम करते लोगों के बीच में, या ऐसे कैंडिडेट को लाया जाता जो पूंछ रजौरी में पहले ही काम कर रहा था और इस कम्युनिटी में था, या कोई एक्स MLA या एक्स MP जो था, अगर उनको लाते तो उनको फ़ायदा हो सकता था, वो जीत भी सकता था मेरे हिसाब से। लेकिन अभी आज के टाइम पे इकबाल मनास जी कम से कम 1 लाख वोट ले जाएंगे, उससे आगे कुछ नहीं। अगर हम NC और PDP की बात करें तो ये वही जमातें हैं, वही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने एक टाइम पर कहा था कि जम्मू कश्मीर जब तक यूटी रहेगा हम कोई भी इलेक्शन जो है कंटेस्ट नहीं करेंगे। फिर चाहे BDC की हो, DDC की हो, सारी इलेक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और अभी जिस तरीके से पहले इनका गुपकार अलायंस था, लेकिन अभी अपने कैंडिडेट को हर सीट से उतारने के लिए इन्होंने अलायंस तक जो है वो तोड़ दिया है। तो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है? देखिए, शेर कब तक गुफा में बैठेगा, उसको कभी ना कभी तो बाहर आना ही है। और ये जो टाइम था जम्मू एंड कश्मीर ने 2018 के बाद यहाँ पे जो टाइम चल रहा था, कोई इलेक्शंस नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। अभी असेंबली इलेक्शन हमारी हो नहीं रही। अब उमर साहब भी 14 साल के बाद लोकसभा की इलेक्शन के लिए जो नॉमिनेट किया गया, उन्होंने अपने आप को ही किया है, 14 साल के बाद किया है। तो 14 साल के बाद अगर वो खुद लोकसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उनको अभी भी कंफर्म है कि असेंबली की इलेक्शन नियर बाई नहीं है। तो अब जब आवाज़ उठानी है कहीं पे, अगर असेंबली में आप आवाज़ नहीं उठा पा रहे, आप लोकसभा में तो आवाज़ उठाओगे कम से कम लोगों की। तो इसके लिए जाना ज़रूरी था। और इस बार कश्मीर के जितने भी अलगावादी नेता भी थे, उन्होंने भी सपोर्ट करी है इलेक्शंस को। तो इलेक्शंस ज़रूरी है और अच्छा है जो इलेक्टोरल्स हैं वो भी अपना राइट जो परस्यू करेंगे, और जिनको वोट्स पड़ने हैं वो भी अपना राइट कर रहे हैं। बड़ा अच्छा है वो कश्मीर के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लिए भी। चलिए, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ दीपक राणा, जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और जम्मू से है, जिनसे हमने बातचीत की इस टाइम जब भी पॉलिटिकल सिनेरियो जो है लोकसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में चल रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।